मेरी और आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज पास आउट होते हैं और उनसे पूछा जाता है, कोई भी पूछता है, कोई आम आदमी पूछ ले या फिर रिश्तेदार पूछ ले, घर वाले पूछ ले, टीचर्स पूछ ले कि बेटा आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है। तो ज़्यादातर का आंसर होता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूपीएससी एक सपना है जो कि कॉलेज पास आउट लगभग हर बच्चे के मन में रहता है और उसके लिए ज़रूरी होती है बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुने सुनाए लोगों से कि हाँ यूपीएससी ऐसा होता है तो मुझे भी तैयारी करनी है, वो सीरियस नहीं होते। लेकिन सीरियस हो या ना सीरियस हो, लेकिन जब वो तैयारी करने के लिए जाते हैं तो एक चीज जो कि सबके दिमाग में होती है, सबको पता होती है कि उन्हें कहाँ जाना है, दिल्ली। दिल्ली जो कि हब है यूपीएससी स्टूडेंट्स का, यूपीएससी स्कॉलर्स का, वहां पे जाकर तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है। और दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में जब भी पूछा जाएगा कहाँ, तो नाम आएगा मुखर्जी नगर का। मुखर्जी नगर एक ऐसा इलाका जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के दुकान वाले भी एक आम इंसान से ज्यादा जानते हैं, उनको भी बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे और प्री दिया, कई बार मेंस दिया, नहीं हुआ तो वहां पर उन्होंने अपनी शॉप खोल ली, अपना होटल खोल लिया, अपना ढाबा चला रहे हैं। ऐसे ही लाखों बच्चे पूरे देश से जाते हैं, मतलब पूरे भारत से वहां पर लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें अगर एक बेसिक चीज पूछी जाए, क्या सबके पास इतने पैसे होते हैं कि दिल्ली में रहने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है? आपको 10-12 हजार 15 हजार से नीचे का कमरा नहीं मिलेगा, वो भी एक वाहियात सा कमरा। खाना 3 टाइम का अगर खाएंगे आप, मान लीजिए 2 टाइम का भी खाएंगे तो उसके भी पैसे लगने हैं। उसके अलावा आपका कन्वेंस, आने जाने का, कहीं पे भी आना जाना है दिल्ली में, आना जाना, भले मेट्रो बन गई है लेकिन फिर भी बहुत पैसा लगता है उसमें भी। और उसके अलावा फिर 2-2.5 लाख रुपए की कोचिंग देना, और उसके बाद भी नो गारंटी कि आप यूपीएससी में क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर जो तैयारी कर रहा है। कोचिंग वाले भले ही कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो बस कहते हैं, होगा या नहीं होगा ये आप पे डिपेंड करता है। और वहां पे 250, 300, 400 बच्चों का बैच चलता है। अब जैसे स्कूल कॉलेजेस में आप टीचर से जाके पूछ लेते हैं कि भैया सर हमें ये बता दीजिए, नहीं समझ में आया, तो सर कहते हैं हाँ ठीक है बेटा बताते हैं, एक बार नहीं आया 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, जितनी बार नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। यूपीएससी में तैयारी करने के लिए अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आपका बेसिक या जो आपकी रूट्स हैं सब्जेक्ट को लेकर, आपकी फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो, तब आप मुखर्जी नगर जाकर कुछ समझ सकते हैं। अब आपने ग्रेजुएशन पास किया है, 50-60% से बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है और बस आपके दिल में सपना है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, और आप उठा के बस्ता सामान और पहुंच गया मुखर्जी नगर, तो वहां पे आपको लगेगा कि सभी आपसे ज्यादा जानते हैं। वहां के 1-2 महीने आपको तो ऐसे लगेंगे कि आप डिप्रेशन में जाने वाले हैं, कि आपको कुछ आता ही नहीं है, जितने भी हैं यहाँ तक कि दुकान वाले भी आपसे ज्यादा जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके साथ होंगी, और इन सारी चीजों में जो मेन फैक्टर काम करता है आपकी मेहनत के अलावा, वो है पैसा। अब जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि आपके साल भर रहने के लिए वहां पे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए महीने के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए रहने का, खाने का, आने जाने का, और फिर 2 से 2.5 लाख रुपए कोचिंग का। तो इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप मम्मी पापा से कहेंगे तो वो तकलीफों से आपको पैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे कि ठीक है बेटा इंस्टॉलमेंट में ले लो। लेकिन उसके बाद उनको भी चाहिए होता है कि एक भाई आप उनको विश्वास दिलाएं कि आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। लेकिन आप विश्वास कैसे दिला सकते हैं? आप कह सकते हैं ठीक है मैं कर लूंगा, और हो सकता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन सोचिए कि जिनका नहीं होता है उनके घर वालों पर क्या बीतती है। बहुत सारे लोग जो कि 4-4, 5-5 साल से प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, प्री निकाल लिया है तो मेन में बैठे हैं, मेन नहीं निकाल पा रहे हैं। हर बार प्री निकाल लेते हैं, 2 बार 4 बार मेन में बैठते हैं, मेन नहीं निकाल पाते। सबसे ज्यादा बदकिस्मती कि कुछ लोग प्री निकालते हैं 2-2, 3-3 बार, मेन भी निकाल लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता। इसे कहते हैं हाथ आना और मुंह को ना लगना, सबसे ज्यादा दुखद बात। तो बहुत सारे लोग जाते हैं सपना लेके और उसमें से सिलेक्शन होता है बहुत कम का, क्योंकि कुछ पैसे की तंगी की वजह से, कुछ फैमिली की परिस्थितियों की वजह से, कुछ मेहनत नहीं कर पाते, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं,
और फिर घर वाले भी तंग करने लगते हैं। तंग क्या करने लगते हैं, उनकी भी मजबूरी है कि भाई पैसे इतने कहाँ से आएंगे, घर में आपके अलावा आपके भाई बहन भी होते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो सिर्फ आपको ही पैसे देंगे तो बाकी फैमिली कैसे चलेगी। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से बहुत सारे लोग नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि भाई नहीं बन पाए, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, 4 साल से 5 साल से दिल्ली में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब रिश्तेदारों का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कुछ बन रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप नहीं बनते हैं तो फिर रिश्तेदार आपको बहुत ताने देते हैं। भाई क्यों भाई, तैयारी करने कहते हो नहीं पाएगा तुम्हारा, मतलब आपको उंगली कर कर के पूछेंगे वो आपसे कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा रिजल्ट कैसे हुआ। आपके मम्मी पापा को रिजल्ट की इतनी चिंता नहीं होगी जितने आपके रिश्तेदारों की है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे कर भी लेते हैं। कुछ का कहना है कि भाई तुम नहीं कर पाए, तुम बहाने बना रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, मेहनत करते तो हो जाता। लेकिन ठीक है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं। और जब कोई बन जाता है तो उसे लगता ही है कि सामने वाला बहाने बना रहा है कि उसने कर लिया तो सामने वाला भी कर लेगा, लेकिन वो अपनी परिस्थितियां और सामने वाले की परिस्थितियां नहीं देखता है कि भाई वो किस सिचुएशन में था और हम किस सिचुएशन में हैं या वो किस सिचुएशन में होगा। ये सारी चीजें नहीं, बस वो बन गया है तो उसके पास बड़ी बड़ी बातें हैं और वो ऐसे बताते हैं कि जैसे कि बहुत इजी है यूपीएससी क्लियर करना। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा तो यूपीएससी का कोई सपना नहीं है, मेरा सपना कुछ और है। लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि इससे होकर बहुत सारे लोग गुजरते हैं। अब बात करते हैं कि मैं ये सारी बातें बता रहा था, आखिर क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बातें बतानी चाहिए, आपसे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक नॉवेल पढ़ी जिसका नाम है डार्क हॉर्स। ये आपको नॉवेल दिखाता हूं मैं, ये है डार्क हॉर्स, लिखी है नीलोत्पल मृणाल ने। और ये भी मुखर्जी नगर गए थे वहां पे रहने के लिए, वहां पे भी इन्होंने कुछ तैयारियां की हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल काम भी किए हैं, कवि भी हैं और इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस नॉवेल में क्या है कि एक लड़का है संतोष नाम का, जो कि बहुत ही इंटीरियर किसी गांव से आ रहा है दिल्ली में रहने के लिए। और जाहिर सी बात, जैसे मैंने आपको बताया, पापा बहुत पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठे करके मम्मी के गहने बेच के उसको दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली में आता है तो उसके कोई जान पहचान के गांव के मिलते हैं, वो भी मुखर्जी नगर में है, तैयारी कर रहे हैं, मेन दे चुके हैं। और एक नए बच्चे के मन में ये बड़ी मतलब उथल पुथल चल रही है कि दिल्ली जाके कैसे सेटल हो पाएगा। लेकिन जब आता है और अपने दिल्ली वाले दोस्त से मिलता है तो उसे लगता है कि भाई ये तो बड़े ज्ञानी है, इनके सामने में कुछ नहीं हुआ। आते ही मतलब वो इंफीरियर फील करने लगता है। फिर उनके दोस्त के दोस्त मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर प्यार मोहब्बत भी हो जाता है बीच बीच में। कुछ लोगों का प्री निकलता है, मेन नहीं निकल पाता, कुछ का मेन निकलता है, इंटरव्यू नहीं निकल पाता, कुछ का कुछ भी नहीं निकल पाता। और संतोष भी उसी में से एक है कि भाई एग्जाम दे रहे हैं नहीं निकल रहा है, एग्जाम दे रहे हैं नहीं निकल रहा है, दे रहे हैं नहीं निकल रहा है। अब घर वालों से पैसे मांगते हैं, घर वाले कितनी बार कहते हैं ठीक है बेटा नहीं निकला कोई बात नहीं अगली बार दे देना, बेटा नहीं निकला अगली बार दे देना, नहीं निकला अगली बार दे देना। लेकिन अब निकल ही नहीं रहा है तो फिर थक हार के मम्मी पापा भी कहते हैं कि बेटा ऐसा है तुम्हारी किस्मत में नहीं है यूपीएससी क्लियर करना, कलेक्टर बनना, गांव में कलेक्टर बहुत चाहते हैं हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है कलेक्टर बनना, तो तुम एक काम करो वापस आ जाओ। तो संतोष चाहता नहीं है भाई, वो नहीं चाहता कि वो वापस जाए, और कैसे अपने घर वालों को और अपने गांव वालों को मुंह दिखाएगा, क्योंकि जब आया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि भाई हम चाह रहे हैं अब आईएएस बन के ही आएंगे, कलेक्टर बन के ही आएंगे। तो बहुत सारे दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, इसमें संतोष का नहीं हो पा रहा है। और संतोष जो है एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं। अब लोगों को लगता है, इनके जान पहचान वाले जितने हैं मुखर्जी नगर में, कि भाई संतोष ने आत्महत्या कर ली और वो मर गया। कोई बात नहीं, बहुत खोजबीन चलती है, वो सोचा जाता है कि एफआईआर लिखा दें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी हमारा भी करियर सामने पड़ा है, पुलिस के केस में आएंगे तो फिर हमारे भी साथ दिक्कतें हो जाएंगी वगैरह वगैरह, तो एफआईआर नहीं लिखाते और मान लेते हैं कि संतोष मर गया। दूसरी तरफ एक कैरेक्टर जावेद भी है, जिसके जो चाचा हैं उसने सारी जमीन हड़प कर ली है, पापा की डेथ हो चुकी है, एक बूढ़ी और बीमार माँ है जो सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि उसका बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर बन के आएगा और उसको इन सारी झंझटों से मुक्ति दिलाएगा। ये बहुत ही इमोशनल इस कैरेक्टर की कहानी है कि इसका जो है प्री निकलता है, मेन नहीं निकलता, प्री निकलता है, मेन नहीं निकलता, फिर मेन भी निकल जाता है, इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू नहीं होता, फिर इसने बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रखा था। लेकिन एक दिन खबर आती है कि भाई इनकी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में, और पैसे की बहुत जरूरत है। तो ये चले जाते हैं और माँ
का बस एक ही सपना है कि प्राण निकलने से पहले कि बेटा ऑफिसर बन जाए, और बेटा ऑफिसर नहीं बन पा रहा है और वो भी मान लेता है कि कोई बात नहीं, अब नहीं बन पाएंगे। रात में हॉस्पिटल में रुकता है, मम्मी आईसीयू में भर्ती हैं। सुबह उठता है तो खबर मिलती है कि मम्मी की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, और बहुत दुखी होता है। और बहुत दुखी होने के बाद भाई जाते हैं कब्रिस्तान में, वहाँ पे दफनाते हैं, सब चले जाते हैं, ये वहाँ पर बैठा रह जाता है जावेद। और इसके पास एक कॉल आता है और बताते हैं कि भाई तुम्हारा बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक कंडीशन, एक सिचुएशन की, एक तरफ माँ की मृत्यु हो गई है, दूसरी तरफ एक खुशखबरी मिल रही है कि सिलेक्शन हो गया है। और माँ जो कि इस इंतजार में थी कि बेटे का सिलेक्शन हो जाए मेरे मरने से पहले, नहीं हुआ, और माँ की मृत्यु होते ही सिलेक्शन हो गया। तो जावेद को लगता है कि माँ खुदा के पास गई और उसने वहां खुदा से प्रार्थना की है, तो उस प्रार्थना की वजह से, उस दुआओं की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया है। चलिए, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। संतोष मर चुके हैं ऐसा मान लिया है, और बाकी दोस्त जो हैं वो किसी का निकला, किसी का नहीं निकला। तो एक का तो सिलेक्शन हो जाता है, वो ट्रेनिंग पे चला जाता है। बाकी जो 2 बचते हैं आखिरी में, उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो मान लेते हैं, उनके अटेम्प्ट भी खत्म हो जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं होना है, तो सिलेक्शन नहीं होता है। अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक दिन ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे कि भाई अभी घर नहीं जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, तो इधर उधर टहल रहे थे। क्या देखते हैं, एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, और एक जो सड़क पे टहल रहा है दूसरे को फोन करता है कि भाई आ जाओ। दूसरा कहता है कि हम नहीं आएंगे भाई, अभी आराम कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बताता है संतोष मिल गया है भाई, बड़ी खुशी की बात है। कहता है संतोष मिल गया, तो दौड़े दौड़े आए। अब कहाँ है संतोष, कहाँ है संतोष, तो भाई कहाँ है संतोष, सामने होर्डिंग दिखाता है कि भाई होर्डिंग पे देखो, संतोष आईपीएस सिलेक्शन हो गया। अब संतोष जहां कोचिंग करता था वहां दौड़े दौड़े गए कि हो सकता है कि भाई गुरुजी को पता हो कि कहाँ है संतोष। तो जैसे ही कोचिंग में एंटर करते हैं, संतोष वहीं पर मिल जाता है इनको, और गले लग के खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। और फिर बाद में पूछा जाता है कि टीचर जी से कि आपने बताया नहीं है, पूछने आए तो बोले संतोष ने मना किया था। संतोष से पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे, तो संतोष ने कहा कि हमारा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था, हम बहुत डिप्रेस थे, तो हम रातों रात मकान खाली करके कहीं दूर एक कमरा ले लिया था और खुद को ताले में बंद करके, अंदर से कमरा बंद करके खूब पढ़ाई की हमने 1-1.5 साल, और उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गया, ये तुम्हारे सामने है। तो फिर आपस में दोनों जो दोस्त हैं वो बात कर रहे हैं कि इसी को कहते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब अब आप शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि संतोष के लिए डार्क हॉर्स जो है उस शब्द का प्रयोग किया गया है। डार्क हॉर्स का मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको समझा जा रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो किसी काबिल नहीं है, और वो एक बार अंधेरे में गुम हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, और फिर एक तरह से निकलता है एक ऐसे घोड़े की तरह जो रेस जीत गया है। देखिए, सब सामने रह रहे थे, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दोनों जो टहल रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। संतोष गायब हो गया, 1.5 साल बाद वापस आता है, तो एक जीते हुए घोड़े की तरह, एक जीते हुए धावक की तरह वापस आता है और आईपीएस बन जाता है। बाकी जो 2 हैं, अब जाहिर सी बात है, मुखर्जी नगर में रह के 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी कम ज्ञानी नहीं है, भले ही सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होना आपके ज्ञान को नहीं दर्शाता, पहली बात। तो उसमें से एक पॉलिटिशियन बन जाता है, एक न्यूज एंकर बन जाता है, ऐसे ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, एक के बाद एक स्टेप वाइज क्या इंसिडेंट होते हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th-12th के हों या फिर वो हाई एजुकेशन के हों या आम लोग भी हैं, तो आप इस नॉवेल को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नॉवेल है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, तो और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, 100 रुपए की, 120 रुपए की आपको मिल जाएगी। तो इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। आई थिंक इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो आपको हिंदी में पढ़नी पड़ेगी, और हो सकता है आ गया हो, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तो इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि इस किताब से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही बुक्स एंड मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यूज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।